राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। केंद्र सरकार के बजट पर हरियाणा में सियासी वार पलटवार थमता दिखाई नहीं देता। बीजेपी सरकार जहां बजट को जनहितैषी बता रही तो वहीं विपक्ष बजट में गिन गिन कर कमियां ढूंढ रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि केंद्र के बजट से गरीब को उसकी छत मिली है, उसकी छत मुहैया कराई गई है। केंद्र के बजट से देश में विकास को और गति मिलेगी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम कदम साबित करेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेता बजट को गरीब, युवा, महिला और किसानों के हित का बता रहे। वहीं विपक्षी नेता केंद्र के बजट में हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगा रहे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट पर बोलते हुए कहा कि चुनावी साल होने के बावजूद हरियाणा को बजट में निराशा हाथ लगी है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बजट को लेकर सवाल खड़े किए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट में हरियाणा के लिए कुछ भी नहीं है, यानी बजट तो पेश हो गया लेकिन बजट पर बयानबाजी नहीं थम रही। बयानबाजी लगातार जारी है और चुनावी दौर में लगता है कि बयानबाजी चलती रहेगी। खासतौर से हरियाणा को कुछ ना मिलने का जिक्र कुमारी शैलजा से लेकर दीपेंद्र हुड्डा से लेकर तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, विपक्षी नेता कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष, वो चाहे केंद्र का हो या फिर प्रदेश का हो, वो कहते हैं कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाने वाला बजट है। हमने बजट सबके लिए बनाया है, ना कि किसी एक प्रदेश के लिए और किसी खास वर्ग के लिए। यानी कुल मिलाकर सत्ता पक्ष बजट को पूरे 100 में से 100 नंबर दे रहा, लेकिन विपक्ष कहता है कि हरियाणा में कम से कम 100 में 0 है। केवल मात्र बिहार और आंध्र तक सीमित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। हैरानी की बात है कि 3,500 करोड़ के हिसार रेवाड़ी हाईवे को तो जगह नहीं मिली, मगर 36,000 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार के लिए वित्त मंत्री ने स्पेशल अनाउंस किया। और उसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस बिहार के अंदर जिसमें 10 दिनों में 11 पुल गिरे, वहीं प्रदेश के अंदर जो रेलवे बजट की बात, मैं माननीय रेल मंत्री का भी बाद में उल्लेख है, उसमें कहा कि हरियाणा के लिए हमने स्पेशल पैकेज दिया। 1200 करोड़ रुपए की जो फारूक नगर से झज्जर एक्सटेंशन थी, उसको भी इस बजट में कहीं जगह देने का काम नहीं किया। केंद्रीय बजट में जिस प्रकार से भाजपा सरकार हरियाणा को भूल गई, मैं समझता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा भी उसी तरीके से भाजपा को भूल जाएगा। क्योंकि हरियाणा को कुछ भी धनराशि आवंटित किसी भी परियोजना के लिए पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है नहीं की गई इस केंद्रीय बजट में। और उसके बाद जब हमारे सांसदों ने, हरियाणा के सांसदों ने, जयप्रकाश जी ने, शैलजा जी ने ये विषय उठाया, तो केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे हैं कि आप हरियाणा को छोड़ो, आप बाकी देश की बात करो। तो हरियाणा को कैसे छोड़ दें? तो आज सरकार ये जवाब दे कि हरियाणा को क्यों भूल गई है सरकार। हरियाणा की बात उठाने पर भी इस सरकार के मंत्रियों को क्यों आपत्ति है? दे ही नहीं पाए हैं और ना पिछला ब्यौरा दे पाए हैं कि तब से अब तक क्या किया, 10 साल से अब तक क्या अचीवमेंट है, क्या इन्होंने नींव रखी जिसके ऊपर आज इमारतें खड़ी कर सकते हैं। है ही नहीं, नींव ही हिल चुकी है इनकी, लोगों में भी और आर्थिक रूप से। हाँ, खुश करने, अलाइंस को खुश करने का प्रयास है। मुझे नहीं लगता कितना वो खुश हो पाएंगे। और लेकिन आप ये देखिए ना, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, हरियाणा है, जिनमें कुछ भी नहीं, साइलेंट है एकदम। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है, इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता
को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं, देखिए, जहां एमएसपी की बात है, जितना एमएसपी हमने बढ़ाया आज तक कभी किसी सरकार ने इतना एमएसपी बढ़ाया नहीं। और जहां तक खरीद की बात है तो वो स्टेट जो है उनकी जिम्मेदारी है, सारी सेंटर की जिम्मेदारी। सेंटर तो जो खरीद रहा, लेकिन हम हैं जैसे हरियाणा में हम 14 फसलें खरीद रहे। तो जो कांग्रेस के लोग बयान दे रहे, जरा उनसे एक बार पूछ लियो कि उन्होंने कितनी फसलें खरीदी थी। बराबर में हमारे पंजाब है, उससे पूछ लो कितनी खरीद रहे हैं। और जो किसान के लिए हम कर रहे, चाहे उसका मुआवजा देने की बात है, हम 15,000 मुआवजा दे रहे, बाकी सारे प्रदेश में जो दूसरी स्टेट हैं वो 8,000 दे रहे हैं। तो जितना काम हम किसान के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कभी कांग्रेस ने इस प्रकार की सोच भी नहीं रही है। केंद्र सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है और ये बजट भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की क्लब में शामिल करने में बहुत सहायक होगा। हमारे जो एक परंपरा के हिसाब से काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, उसमें बढ़ोतरी होगी। किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। 1,52,000 करोड़ का कृषि का बजट है, तो बहुत सारी राशि उससे किसानों को फायदा होगा। और ये दीर्घकालीन नीतियाँ जो हमारी हैं, क्योंकि एक विकसित भारत बनाने की, उसमें ये बजट जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट तो सियासत जारी है और हरियाणा प्रदेश के तमाम जो सांसद हैं वो खास तौर पर मुद्दे को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा को भूल गई है, जानबूझकर भूल गई है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। इस वजह से अब हरियाणा की जनता भी उनको चुनाव में भूल जाएगी, यानी बजट को सीधा चुनाव से जोड़ दिया गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आपको तारीफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो असल इस वक्त चर्चा है वो यही है कि क्या वाकई इस बार के बजट को पूरे देश के हिसाब से रखा गया है या इसमें अलग अलग राज्यों का जो प्रावधान किया गया, खासतौर से आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ बिहार, इनको फोकस करके बजट प्रस्तुत किया गया। इसी को आधार बनाकर विपक्ष इस वक्त हमलावर है। बजट में हरियाणा को क्या मिला है आपको बता दें कि राज्य में रेलवे अब पेट्रोलियम से तैयारी कर रही है। प्रदेश को 3,383 करोड़ का रेलवे बजट मिला है। रेल मंत्री ने जानकारी दी जिसमें हरियाणा भी है। रेलवे बजट पिछली बार से 11 गुना ज्यादा है। कोई बांटकर कोई यहां पर बंटवारा नहीं किया गया कि इस प्रदेश को इतना, उस प्रदेश को इतना। ये पूरे देश के लिए हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिक का काम पूरा हुआ है। ये बात जानकारी के तौर पर रखी रेल मंत्री ने। राज्य में रेलवे पेट्रोलियम के भरोसे नहीं रहेगी, इसकी व्यवस्था की गई है क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें यहां चलेंगी। जानकारी रेल मंत्री ने दी रेलवे के हिसाब से, लेकिन उसके अलावा किसानों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, इन तमाम परिस्थितियों में अब यहां चर्चा सिर्फ चुनावी हो गई है क्योंकि कहा जा रहा कि ना तो महिलाओं के लिए, ना ही किसानों के लिए, ना ही खासतौर से हरियाणा के लिए कोई बड़ा ऐलान किया गया है। चुनावी साल में उम्मीद की जा रही थी कि शायद हरियाणा को भी अलग से तवज्जो दी जाएगी, जैसा कि नहीं हुआ विपक्ष के मुताबिक। लेकिन सत्ता पक्ष का यह तर्क है, वो चाहे प्रदेश के नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, उनका यह कहना है कि देश के हिसाब से बजट है, विकसित करने वाला यह बजट है। लेकिन विपक्ष साफ तौर पर इसे खारिज करके यह कह रहा है कि हरियाणा को यहां पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है, कोई भी अलग से ऐलान हरियाणा के हिसाब से नहीं किया गया। और इसी बात पर सदन के अंदर से लेकर, सदन परिसर से लेकर सदन के बाहर तक हंगामा मचा हुआ है क्योंकि 2-3 महीने का समय चुनाव का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रेणु भाटिया हैं, चेयरपर्सन हमारे साथ महिला आयोग से, बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। अमनदीप केसरी हैं, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है केसरी साहब आपका। और केसी मलकानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है मलकानिया साहब आपका। रेणु, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज अब तक नहीं जा रही है। गर्ग साहब, ये बांटकर
जो आरोप लगाया गया कि हरियाणा को अलग कर दिया गया और जो बजट पेश किया गया उसमें हरियाणा को तवज्जो नहीं दी गई, यह आरोप दीपेंद्र हुड्डा से लेकर शैलजा से लेकर उसके साथ साथ अब दुष्यंत चौटाला भी लगाने लगे हैं। क्या इसे चुनाव से जोड़कर आप देख रहे हैं या वाकई अनदेखी की गई है? क्योंकि बीजेपी का तर्क है कि देश के मुताबिक बजट है। देखिए अतुल जी, आप नेताओं को भूल जाइए। हरियाणा का आम नागरिक, हरियाणा की मेरी माता बहन, किसान, युवा, छात्र, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, आप किसी को भी टच करोगे आपको एक ही बात मिलेगी कि निराशा हाथ लगी। और जहां तक कि मेरा जनता से सीधा संपर्क 24 घंटे रहता है, पूरे हरियाणा में मैं घूमता हूं, हर एक वर्ग में निराशा हाथ लगी। ना तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ है, ना एमएसपी का जिक्र है, ना किसान के कर्जों का जिक्र है, या किसानों पर जो खाद पर, बीज पर, अपने खेती उपयोग दवाइयों पर जो इन्होंने टैक्स लगाया था, पहले जो टैक्स नहीं था उसका कोई जिक्र नहीं है। ट्रैक्टर में है, ट्रैक्टर पार्ट पर इन्होंने जो नाप टैक्स लगाए, मशीनरी पार्ट पर टैक्स लगाए। किसानों को बड़ी उम्मीद थी हमें राहत मिलेगी, किसी प्रकार की राहत नहीं। महिलाओं के लिए कोई राहत नहीं, प्रदेश के विकास के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं, महंगाई के लिए राहत नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राहत नहीं। तो वो बजट तो राहत देने के लिए होता है, देश और प्रदेश के विकास के लिए होता है। इन्होंने ये बजट सिर्फ अपनी सरकार बताने के लिए और अपनी दबाव की राजनीति के अंदर ये बजट बनाया। बिहार आंध्रा का एक किस्म का ये बजट मानिए, क्योंकि दोनों पार्टी का बड़ा भारी प्रेशर केंद्र सरकार के ऊपर था। उन्होंने बजट का सारा मैक्सिमम हिस्सा उन स्टेटों को देने का काम किया। हरियाणा का तो वो कहते हैं आप जिक्र क्यों करते हो, ये कोई हरियाणा का बजट थोड़ी है, आप देश की बात कीजिए। अरे भाई, हरियाणा देश का हिस्सा है और दिल्ली के साथ लगता हरियाणा है। और ये बात दिल्ली वाले भूल गए, हरियाणा के चारों तरफ हरियाणा आता है। एक तरफ सोनीपत आता है, एक तरफ बहादुरगढ़ आता है, एक तरफ फरीदाबाद आता है, एक तरफ गुड़गांव आता है। और आपको ये बताता हूं, दिल्ली की कम से कम ये 4 मैंने जो जिला बताया, बहादुरगढ़ और सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल जिसमें आता है वो भी लगा लो, गुड़गांव, यहाँ पर 50% वो लोग, दिल्ली के लोग वहां रहते हैं जिनका व्यापार, रोजगार दिल्ली से काम चलता है, मगर रिहाइशें यहाँ है। आपको ध्यान होगा, मनोहर लाल जी ने नेको बार घोषणा की, हम मेट्रो लाइन को पलवल तक खींच के लेके जाएंगे, मेट्रो लाइन को हम सोनीपत लेकर आएंगे, हम मेट्रो लाइन को रोहतक तक लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर जो मेट्रो लाइन का काम शुरू हुआ, जहां तक काम शुरू हुआ, 1 इंच भी काम, 1 इंच भी वहां से मेट्रो लाइन सकी हो तो आप बता दो। यहां तक कि आप स्टेट की बात कीजिए, हरियाणा स्टेट की जितनी राज्य सड़कें हैं उनके हालात देख लो। आप गुड़गांव से लेकर पलवल तक चले जाओ, चाहे मेवात तक चले जाओ, मगर ऐसे हालात है आपको सड़क ढूंढने को नहीं मिलेगी, वहां आपको खड्डे खड्डे मिलेंगे। आप बिहानी से, आप आसी से लेकर नारनौल तक चले जाओ, जब बिहानी होके जब बाया तुसाम जाओगे या बाया भवानी खेड़ा जाओगे, महेंद्रगढ़, दादी, मेरे साथी और भी बैठे हैं, उनसे तसल्ली कर लेना। आपको सड़कों का इतना बुरा हाल है, स्टेट सड़कें नाम की कोई चीज नहीं है। आपको क्या व्यवस्था मिली, आप ये पूछिए भाई हरियाणा के बजट के अंदर क्या मिला। एक बात जरूर है, केंद्र सरकार ने सोच लिया हमारी 10 सीटों से 5 सीटें हो गई, हरियाणा से इनको निराशा हाथ लगी है। वो एमपी हार की खुन्नस इन्होंने
इस लोकसभा चुनाव की ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सरकारें ऐसे खुन्नस वैसे सदन के अंदर नहीं निकालती है, लेकिन आप कह रहे हैं तो जवाब ले लेते हैं। रेणु भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेणु जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? रेणु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं है। अमनदीप, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि हाँ, खुन्नस निकाला गया है? क्योंकि खुन्नस शब्द सदन के अंदर बड़ा हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि सदन में ये बजट पेश किया गया बहुत तैयारी के साथ, पूरे देश के हिसाब से देश का बजट आता है। पहले रेलवे का अलग आता था, अब उसको क्लब कर दिया गया है। लेकिन जो खुन्नस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं गर्ग साहब, क्या वाकई वो तार्किक लगता है? ऐसा हो सकता है या हुआ है? जी अतुल जी, देखिए, हम लगातार इसी बात को उठाते रहे हैं पहले भी और आपके सामने तथ्यों के साथ कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए हरियाणा प्रदेश की कोई खास महत्व नहीं है। कारण क्या है कि ज्यादा 10 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियां लगातार आज से नहीं है, बहुत पहले से हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रही है। आप 1966 से उठा करके देखें तो ये कोई हरियाणा प्रदेश को अलग करने के लिए तैयार थोड़ी थे। वो चौधरी देवीलाल जैसे नेताओं ने लड़ाई लड़ी, तब जाके हरियाणा को उसको हक का अलग राज्य मिला, और अभी तक हमारे हक जो है केंद्र की सरकार नहीं देती। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे बजट में दे देंगे? कांग्रेस ने कौन सा बड़े बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को दिए हैं? हरियाणा आज जो भी कुछ है, मैं आपको बता दूं कि आमदनी के स्रोत पर या कहीं पर भी बात करें तो केवल मात्र हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार आई। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल की, अगर चौधरी बंसीलाल की भी सरकार आई तो उन्होंने भी इस पे काम किया। लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो केवल मात्र अपने केंद्रीय नेतृत्व की कठपुतलियां बनती हैं और कुछ नहीं है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों के जब भी राज आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? उल्टा किसानों की जमीनों को लूट करके बाहर के व्यापारियों को दिया। आप देख ही रहे हैं, वाड्रा साहब को गिफ्ट दी, बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंदर आ गई, और सेम काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बजट का, अरे आप अपनी बारे में बोलना, अब बजट पे ही तो बता रहा हूँ। अतुल जी, बजट का बात करवा। बजट पे ही आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका भी थोड़ा हिसाब गिना दे। आप लोग हिसाब मांगते हैं ना, तो बीजेपी के साथ साथ आपका भी हिसाब गिना रहे हैं अमनदीप भाई। मानसिकता छीनने की हो तो, अरे मानसिकता छीनने, कहाँ पे है वो यूनिवर्सिटियां? कहाँ पे है वो यूनिवर्सिटियां? अरे कहाँ पे है यूनिवर्सिटियां? ये तो बता दो, कहाँ पे है यूनिवर्सिटियां? है कहाँ पे? दिख क्यों नहीं रही? कहाँ दिख क्यों नहीं रही? हिसार में किसने बनाई? 5 कहाँ पे है? पानीपत में, खेतड़ के अंदर। अरे बजरंग दास गर्ग जी, ये हालात तो प्रदेश का युवा, प्रदेश का बच्चा पढ़ने के लिए बाहर क्यों जा रहा है? यूनिवर्सिटियां बना दी। आपके अरे केंद्र में बजट में तो बता रहा हूँ, लोकसभा में आपकी बात रखने वाली हो। अरे तो आपकी बात रखे कौन बात? अरे कौन भूपेंद्र? अरे आप करते हो क्या बात? आप प्रदेश में नहीं करते, केंद्र में कौन करेगा बात? अरे प्रदेश में नहीं करते आप, केंद्र में करोगे आप बात जाके केंद्र में। अभी कांग्रेस पार्टी अशोक माकन को यहाँ से केंद्र में के बीच जाने मेरे साथी। गर्ग साहब सुन लेते हैं। अमनदीप अपनी बात पूरी कर ले। हाँ अमनदीप, अभी याद आया इनको जनता के बीच में जाना। ये हरियाणा के विधानसभा में तो आवाज उठा नहीं सकते, और ये केंद्र में जाकर के बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो उम्मीदवार भी राज्यसभा का बाहर से लेकर के आई हरियाणा में बनाने के लिए। ये वो लोग बात करते हैं कि हम हक दिलवाएंगे। आप पहले अपने हक तो ले लीजिए। आपस में पार्टी के ऊपर जूतम पेजार यही है। किरण चौधरी जी कह रही है कि मेरा हक मार लिया गया। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी। चले मैं बजरंग दास गर्ग जी से पूछता हूं आपके माध्यम से, ये इतने आश्वस्त है, तो अगर कभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा को क्या पैकेज देने वाली है, यही बता दें अगर ऐसा कुछ डिसाइड हुआ तो। अरे अतुल जी, जब दोनों पार्टियों की नियत ही प्रदेश से छीनने वाली हो, जिसकी नियत छीनने वाली हो कभी दे नहीं सकता। ये बड़ा कटु सत्य है। अगर ये आप बता देना, अपनी बारी में अंदर बता देना। ठीक है, बजट से बहुत बड़ी निराशा अतुल जी ये है, किसानों और उनको तो नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार से इस बार का बजट पूरा केंद्रीय सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए लगाया, उससे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जो पिछले प्रोजेक्ट से जिनको और जरूरत थी पैसे की, और वो कंप्लीट हो जाते, वो बिल्कुल ठप हो जाएंगे। अब जितना पैसा पिछला लगा हुआ है वो सब जीरो हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो विजन जिस प्रकार का अगर केंद्र सरकार दिखाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार पूरी तरह से नतमस्तक हो गई ठीक अपनी सरकार है, बचाने ठीक के है। लिए। रेणु भाटिया और जी जो हमारे ये साथ जुड़ बातें चुके हैं। कहते रेणु जी कि देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि खुन्नस वाला बजट है, बीजेपी की सीटें कम हो गई लोकसभा में, इसलिए बजट में हरियाणा को कुछ नहीं दिया। अमनदीप दोनों पार्टियों को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों जो राष्ट्रीय दल है ना, वो हरियाणा से सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और आपकी पार्टी कह रही है कि हमने देश का बजट दिया है, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी है, किसानों की भी भागीदारी है, युवाओं की भी भागीदारी है और विकसित करने वाला बजट है, लेकिन विपक्ष इसे खारिज कर रहा। मैं बड़ी देर से अमनदीप को सुन रही थी, उससे पहले मैंने गर्ग जी को भी सुना। मुझे ताज्जुब है कि गर्ग जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की एक भी उपलब्धि नहीं बताई। अमनदीप उससे पूछ रहे थे, और अमनदीप जी से मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि आप हरियाणा के लिए बात करते हैं, हम लोग तो सारे राज्यों को बराबर लेकर चलते हैं। आप सिर्फ ये बात कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया। आप देखिए, ये बजट बैलेंस करने वाला था हर कैटेगरी के लिए, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर तीनों क्लासेस को बैलेंस करके चलने वाला था। और बहुत अच्छा बजट किसानों के लिए बना, युवाओं के लिए बना, महिलाओं के लिए बना। इससे अधिक और क्या चाहते हैं अमनदीप? मुझे इस बात का ताज्जुब है। नहीं, हरियाणा का हक चाहते हैं हम तो। जो हरियाणा का हक है वो जायज हक मिलना चाहिए। अमन जी, अभी आप गर्ग साहब को टोक रहे थे, अब आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। बोले चाहिए, बस इतना ही होता है। जितना भी बजट हरियाणा का पहले भी रहा, अब भी रहा, और हरियाणा के लिए जो कार्य रहे, आपने अभी कहा कि 10 वर्ष में क्या बनाया, यूनिवर्सिटीज नहीं बनी। आप देखिए हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। हमारे पिछली सरकारों में अगर हमारे से 10 वर्ष पूर्व का हिसाब आप देखें तो केवल इक्का दुक्का एम्स होते थे। आज देखिए कितने एम्स हैं, इक्का दुक्का एयरपोर्ट्स होते थे, आज देखिए कितने एयरपोर्ट्स हैं। मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने कहा हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे बैठेगा, और वो पूरा हुआ। महिलाओं के लिए कहा कि मैक्सिमम बेनिफिट्स महिलाओं को दिए जाएंगे। आज ड्रोन दीदी हमारी है, लखपति दीदी हमारी है, और किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं। मुझे तो केवल आप सिर्फ इतना बता दें कि आपने कितना सहयोग हरियाणा को दिया, आपने कितना सहयोग देश के लिए सोचा। अभी आप सभी लोग हमारे साथ, सभी लोग हम कारगिल के विषय पर सुन रहे थे, मोदी जी उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। आप ये देखिए, 1 लाख 1 पेंशन किस सरकार में स्टार्ट की? 2014 में, भाजपा सरकार में। पुरानी सरकारें, बजरंग जी बैठे, इनको सुनना चाहिए कि पुरानी सरकारों ने तो हमारे पुलिस को, आर्मी को क्या क्या नहीं कहा, कितना बेइज्जत उनको किया, देश की रक्षा करने वाले जवानों को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो इसलिए हमें थोड़ा सोचना होगा, धैर्य रखना होगा। कांग्रेस सरकार में, पिछली सरकारों ने भाजपा को आते ही गड्ढे दिए थे, चाहे वो महिलाओं के मामले में थे, चाहे वो किसानों के मामले में थे, चाहे वो युवाओं के मामले में थे। उन गड्ढों को भरते भरते आज हम उस लेवल पर पहुंचे हैं कि हम सबको बराबर लेकर एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, एक बराबर चल रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि जो सरकारें पहले कभी कुछ नहीं दे पाई। मुझे ताज्जुब है, हमारी कामवाली से लेकर आपकी कामवालियों तक जो होम डोमेस्टिक हेल्प है, आप उनसे पूछिए कभी उनके बैंक अकाउंट थे, कभी उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया था, कभी फोन का इस्तेमाल किया था। चलिए मान लेते हैं उस समय मोबाइल्स नहीं थे, कभी फोन का इस्तेमाल किया था, कभी वो बैंक तक गए थे, कभी अपने खाते खुलवाए थे? नहीं, क्योंकि पंजे का काम है गरीब को गरीब रखना और गरीबी का आशीर्वाद देना। लेकिन भाजपा सरकार ने हर एक को कमल की तरह खिलाया है, आगे भी खिलाएगी। और आप निश्चिंत रहिए अमनदीप जी, गर्ग जी, आप लोग निश्चिंत रहिए, आने वाले 5 वर्षों में देश दुनिया के उन देशों में होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाल ही में आपने देखा, यूरोप ने जो भी प्रतिबंध लगाए, जब हमारी सरकार ने लगाए, मोदी जी ने उनके ऊपर लगाए, तो वो आज नतमस्तक हुए। अमेरिका, यही अमेरिका मोदी जी को वीजा नहीं देता था। आज मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ, मैं जब अमेरिका गई मेरी सारी टैचियां खुलवा दी गई, मेरे पासपोर्ट पर देखकर कहा ओ कश्मीर। Now when they see my passport they say oh Modi. So this is the difference what we have made, and you should understand in 10 years time ताजी खबर बता दीजिए अमनदीप, in कि 10 years कश्मीर और time मणिपुर का फिर से वीजा रद्द कर दिया है यूएस ने। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप लोगों को विपक्ष का काम क्या है? काम करना नहीं। मैं ताजी खबर बता रहा हूँ आपको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काम करने वाले लोगों में से हैं और काम ही करके दिखाएंगे। ठीक है रेणु, आपको रोकूंगा जरा। पलकानिया साहब बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। कैसी पलकानिया साहब, देखिए जो पक्ष और विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप करता है,
लेकिन तार्किक बात क्या है? क्या वाकई सदन के अंदर जो बजट पेश किया जाता है वो चाहे प्रदेशों का हो या फिर देश का हो, अगर देश का बजट है तो वहां पर कुछ एक दो स्टेट को अलग से कुछ विशेष पैकेज दिया जाता है और हर बार कई बार होता रहा है। इसके पहले की भी सरकारों में, कांग्रेस सरकार, यूपीए गवर्नमेंट में भी होता रहा है। लेकिन इस बार स्पेसिफिक हरियाणा को लेकर थोड़ा हरियाणा के नेताओं में नाराजगी है। वो कहते हैं कि हरियाणा को जानबूझकर छोड़ दिया गया, उसको अनदेखी किया गया क्योंकि यहां पर लोकसभा में सीटें कम हो गई थी। क्या यह तार्किक हो सकता है? कि हरियाणा में जो है अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पहले लोकसभा चुनाव हुए, तो लोगों को ये आशा थी कि अरे जो बजट आएगा उसमें हरियाणा को विशेष पैकेज दिया जाएगा, बहुत सारा कुछ दिया जाएगा जिससे वो चुनाव जीतने की, भाजपा जो है चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। परंतु कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने जो बजट में हरियाणा को दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 11% और तो 14 को देखा जाए तो उससे 11 गुना ज्यादा बजट मिला है। उन्होंने बताया किस किस के चीज दिया है, सारे जो रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रीफाई हो गए हैं। परंतु जहां तक बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को देने का सवाल है, तो भाजपा जो थी पहले एनडीए की सहयोगी रही है, अब भी एनडीए की सहयोगी है, परंतु भाजपा उसमें इंडिपेंडेंट, उसके पास मेजॉरिटी थी। अब उसको सहयोगियों का साथ लेना पड़ता है और जो सहयोगी होता है उसकी मांगे भी माननी पड़ती है, उसकी जो जायज मांग होती है, क्योंकि बिहार काफी लंबे समय से मांग रहा था, कांग्रेस से मांगता रहा था, जो दूसरे प्रदेश है उनसे आंध्र प्रदेश भी मांगता रहा, परंतु नहीं मिला। परंतु इसमें उनके पास मौका था, उनको पता है कि सरकार हमारी है और हमारे सहयोग से चल रही है, इसलिए उसका सहयोग रखना सरकार का काम था। अपने सहयोगियों को कुछ ना कुछ देना और उनका ख्याल रखना जरूरी था। ये बात सत्य है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है और हरियाणा के लिए अगर कुछ ज्यादा दिया जाता तो उसका लाभ भाजपा को मिलता, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं उनको इतना लाभ नहीं होता जितना जो भाजपा को मिलता। परंतु मैंने कहा कि कुछ मजबूरियां होती है, सारे देश को देखना होता है। आप केवल हरियाणा को लेकर या जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर नहीं चल सकते। आपने लोकसभा चुनावों के समय भी देखा है, जब भी लोकसभा के चुनावों से पहले भी बजट पेश हुए तो उसमें भी चुनावी बजट नहीं हुआ, उसमें भी लोगों को कोई खास रायता नहीं है। चुनाव जो बजट है वो आम जनता के लिए आम तरह का बजट रहा, कभी भी चुनावी बजट नहीं हुआ। इसलिए अगर हरियाणा को कुछ ज्यादा नहीं मिला है, हरियाणा को बहुत कुछ मिला, परंतु ये नहीं कह सकते कि जिस तरह चुनाव थे उस हिसाब से नहीं मिला। स्पेशल पैकेजिंग नहीं की गई कि चुनाव को देखते हुए हरियाणा के लिए कोई स्पेशल पैकेजिंग कर दी गई। मालकनिया साहब आप ये कह रहे हैं चुनावों के हिसाब से बजट नहीं मिला। ये लोगों को आशाएं थी और विपक्ष भी ये आस लगाए बैठा था और भाजपा को इसका लाभ हो सकता था अगर हरियाणा को ज्यादा बजट दिया जाता तो। ठीक है, रेणु जी कुछ कह रही है, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं अतुल जी केवल एक बात कहना चाहती हूँ। मलकानिया जी की बात बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी जेन्युइन थी। मैं उनको जो है धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समझा है। और अगर विपक्ष की अगर हम बात करें, यदि हमारी भाजपा पर्टिकुलर चुनाव वाले स्टेट्स में स्पेसिफिक दे देती तो यही लोग कहते देखा यहाँ चुनाव है इसलिए इन्होंने अधिक दिया। सरकार ने, केंद्र सरकार ने हर राज्य को बैलेंस करके चलने का पहले दिन से मन बनाया हुआ था और हमेशा वैसा किया ताकि देश का हर कोना जिस जरूरत के लिए है, जो जरूरतें वहां हैं वो पूरी हो, और वही हरियाणा के लिए। ठीक है, गर्ग साहब से इसका जवाब लेता हूं रेणु मैं। गर्ग साहब देखिए, जो बात रेणु भाटिया कह रही है और मनकालिया साहब ने कहा कि बैलेंस बजट है, उसमें हरियाणा के लिए अलग से कुछ नहीं किया गया है, जो देश के लिए किया गया वही किया गया। लेकिन आपके लिए तो खुशी का मौका है, आपने पहले ही बता दिया कि असल में खुन्नस निकाला है, खुन्नस शब्द का आपने इस्तेमाल किया था, तो जब खुन्नस ही निकाला है तब तो प्रदेश की जनता आप ही के पास जाएगी। आपको तो बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया ना, हरियाणा को कुछ ना देकर अलग से। अतुल जी, हमारी इच्छा ये नहीं रहती कि लोग नाराज हो जाए, हरियाणा को कुछ ना मिले, इसका राजनीतिक लाभ उठाए। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा का विकास हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और युवाओं को काम मिले, यहाँ तक कि महिलाओं के हित में बजट हो, रसोई का बजट कम हो। हमारी ये सोच है। इस बजट में ना महंगाई पर जिक्र किया गया,
ना बेरोजगारी पे जिक्र किया गया, क्यों नहीं ना जिक्र किया टैक्सों गया में- गर्ग साहब? महंगाई का जिक्र कहाँ नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र क्या नहीं है, कहाँ नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जिक्र ही नहीं किया गया। अतुल जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2014 की आप रिकॉर्ड निकाल लो, दाल की कीमत 50 रुपए किलो होती थी, आज 140 रुपए किलो। जो सरसों तेल 55 रुपए लीटर होता था, 160 रुपए लीटर है। जो दूध 21 रुपए लीटर होता था, आज 70 रुपए लीटर है। कहाँ जिक्र है? जहां 400 बजरंग दास गर्ग साहब, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये कौन सा पैमाना होता है? 2014 में क्या दाम थे, आप चाहते हैं वही दाम अभी भी रहे? ये आपके रहते या किसी के रहते संभव है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ऐसा भी नहीं होता 21 रुपया 70 रुपये हो जाए, ऐसा भी नहीं होता 400 रुपया सिलेंडर 1000 पार कर दे, ऐसा भी नहीं होता जो 55 वाला सस्ता 160 हो जाए, ऐसा नहीं कभी हुआ। ऐसा जो कहते थे 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे। मेरे साथी ने पूछा कांग्रेस ने क्या किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। अब मैं बताना चाहता हूँ 7200 करोड़ रुपए के हमने किसानों के कर्जे माफ किए। आप हरियाणा के अंदर आ जाओ, 5 नए हमने बिजली के थर्मो प्लांट लगाए। हमने ये मेट्रो लाइन जो कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, गुड़गामा, फरीदाबाद और भादरगढ़, ये हमारी देन है, हमने शुरू करवाई। 6 नई मेडिकल कॉलेज बनाए हमने, यहाँ तक कि 12 नए विश्वविद्यालय बनाए। 2623 सरकारी नए स्कूल बनाए। इस सरकार ने सरकारी स्कूल हरियाणा में बंद करने का काम किया। इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार, दोनों सरकार ने कर्जा पे कर्जा लेकर सिर्फ मलाई खाने काम किया। देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर कर्जा चढ़ाने काम किया। 1966 से लेकर 2014 तक सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए कर्जा था। इन्होंने मलाई खाकर 10 साल के अंदर 3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा हरियाणा की जनता पर चढ़ाने का काम किया है। अब गर्ग साहब, जब आंकड़ों का आप जिक्र करते हैं ना, तो आप 2014 के दाम और अब के दाम गिना रहे थे, और अमनदीप आपसे पूछ रहे थे कि आपने अपने रहते क्या कर दिया, कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज। जो आप गिना रहे हैं वो उनको नहीं दिखता है, और जो बीजेपी गिना रही है वो आप दोनों को नहीं दिखता है। तो ये तो अपना अपना चश्मा नजरिया हो गया ना, जो बीजेपी और एनडीए वालों का आप दोनों को नहीं दिख रहा है, और अमनदीप को आपका और बीजेपी दोनों का नहीं दिख रहा है। बहरहाल अमनदीप केसरी, प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर हम सिर्फ बिहार और आंध्रा का जिक्र करें कि उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया, तो वहां तो समझ में आता है कि एक ऐसी। गर्ग साहब हो गया, गर्ग साहब हो गया प्लीज, अरे गर्ग साहब हो गया प्लीज, हो गया आऊंगा तब बोलिए। गर्ग साहब हो गया। अमनदीप, जो आंध्रा और बिहार का जिक्र हो रहा है वो हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा तार्किक है। मलकाना साहब भी कह रहे हैं कि हाँ इस बार बीजेपी सीधे खुद बहुमत में नहीं है, उसे घटक दलों के साथ सरकार चलाना है, तो वो एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है। हर सरकारें करती हैं, आप भी गठबंधन आपने किया है। अगर आप सरकार में आ गए तो आपको बसपा की मांग माननी पड़ेगी, तो ये गठबंधन की मजबूरी हो सकती है। लेकिन पूरी तरह से हरियाणा को खारिज कर दिया, ये तार्किक नहीं है। देखिए अतुल जी, पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से जो बजट पेश कर रही थी, वो कहने को जुमलों का या एक स्टेटमेंट्स का बजट अच्छा लगता था, कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता था। करनाल स्मार्ट सिटी बनेगा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा, गुड़गांव मिलेनियम सिटी बन जाएगा, अंबाला नारायणगढ़ टू चंडीगढ़ रेलवे लाइन बन जाएगी। ये सब बातें हरियाणा प्रदेश की बजट में घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पिछले कार्यकाल में कर चुकी है। और इन सब घोषणाओं पे अगर एक ईंट भी कहीं लगी हो, अगर रेलवे लाइन के लिए कहीं एक इंच भी जमीन एक्वायर की हो, एक्वायर करने के बाद वहां प्रोसेस है बहुत लंबा, रेलवे लाइन बिछेगी, तो हम मान सकते हैं। अगर स्मार्ट सिटी का एस भी अगर कहीं करनाल में या फरीदाबाद में बना हो तो हम मान सकते हैं। जहां पर शहर या कस्बे हमारे भौतिक सुविधाएं के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए तरस रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, सीवरेज का पानी नहीं है, तो मेरा सीधा सवाल ये था, बुलेट ट्रेनें निकल जाएंगी दिल्ली से चंडीगढ़ की, अंबाला को भी जोड़ देंगे उसमें। मेरा सवाल ये था, ये जो पिछले बजट, अभी की बात नहीं है, ये सब घोषणाएं अब मैं गिनवाना चाहूं तो 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, उन पे कोई काम नहीं हुआ।
और इस बार तो पहले तो ये नाम ले भी लेते थे थोड़ा बहुत, चलो कानों को खुश हो जाता, सुर्खियां बन जाती थी, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अब की बार तो नाम भी बिल्कुल नहीं लिया। और उस प्रदेश का जब हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो अगर ये जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अरे भाई हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक भी ज्यादा नहीं है। आप जिस धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उसी के लोग हैं। लेकिन दुख की बात यह है अतुल जी कि युवा भी सबसे ज्यादा योग्य हरियाणा का है, लेकिन आज वो पलायन करके बाहर विदेशों में भागने पर मजबूर है। ना तो वो जो बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं कि सोनीपत में हमने एजुकेशन सिटी बनाई है, ना तो वो वहां पढ़ सकता है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े जिंदल को दे दी यूनिवर्सिटी, फलाने को दे दी यूनिवर्सिटी, उसकी फीस ही एक आम आदमी का बच्चा नहीं पे कर सकता। गर्ग साहब जरूर दे सकते हैं, गर्ग साहब धन्ना सेठ हैं, वो जरूर दे सकते हैं। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हरियाणा प्रदेश की जो मांग थी, अगर किसानी कृषि प्रधान देश है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट अतुल जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और कृषि का बजट आपने क्या किया उसको? जो किसान लगातार से आंदोलनरत है आपकी सरकार के खिलाफ, किसानों के प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है हरियाणा प्रदेश को, आपने क्या किया? उनके लिए क्या सुविधा दी, जबकि किसान इतने लंबे समय तक आंदोलनरत है? कम से कम ये उम्मीद तो थी कि करनी चाहिए थी सरकार से लोगों की, और वो तभी निराशा है कि भैया किसानों को कुछ तो राहत देंगे, कम से कम जीएसटी छोड़ देंगे उनके उपकरणों पर, और तो कुछ भी सरकार ने नहीं किया। ठीक है, इसका जवाब दे देता हूं। अब समय की थोड़ी पाबंदी, अमनदीप जवाब देता हूं। रेणु जी, मैं केवल 2 बातों को हाईलाइट करना चाहूंगी। एक, गर्ग साहब ने जितनी बातें की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका एक ही जवाब मेरी तरफ से तो अमनदीप जी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपसी कभी गठबंधन करते हैं, कभी खिस्तान करते हैं, ये इनका आपसी मामला है। लेकिन भाजपा से पूर्व 2014 तक किसकी सरकार थी ये देखा जाना चाहिए। किसानों के लिए क्या किया? अभी बोल रहे थे स्कूलों में ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। अरे उनकी अब जो तो आपकी बारी है। एक सेकंड गर्ग साहब, सुनने का भी माना, इसीलिए अच्छा नहीं लगता कि आप सुनते नहीं है। सुना कीजिए, जिस दिन आपने सुनना सीख लिया विपक्ष छोड़ देंगे। आपकी आवाज कट रही है, कोई नहीं सुन पा रहा है। गर्ग साहब सुन लेते हैं भाई, देखिए उन्होंने सुना, आपको सुन लेते हैं प्लीज। हाँ, आपकी जो शिक्षा मंत्री थी महोदया, उन्होंने तो बेंच तक हटा दिए, बच्चों को बेंच से टाट पर ले आए। यहाँ तो शिक्षा के मंदिरों को डेवलप किया गया, टॉयलेट्स तक नहीं बनाया आपने। आपका विजन ही नहीं था कि बेटियां कहाँ जाएंगी। इस सरकार में 14 से लेकर अब तक चल रहा है वो काम कि जहां जहां देश में बेटियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, जहां सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं दी जाए। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां कॉलेज के लिए, स्कूलों के लिए कैसे आएंगी? ग्रामीण अंचल से बसें प्रोवाइड की गई। हम लोगों ने ये सोचा कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक अलग से स्कूल। आप अपनी बात बताइए, स्मार्ट सिटी कहाँ गई? रेलवे के प्रोजेक्ट कहाँ गए? अब तो उम्मीद आपसे है, इनको तो भगा दिया था लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे से ही उम्मीद होगी और हमारे से ही उम्मीद पूरी होगी। 10 वर्षों में हुई, पिछले 10 वर्षों में पूर्ण हुई, आगे वाले 10 वर्षों में ही सरकार से उम्मीद पूरी होगी। अमनदीप जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, डिबेट करेंगे और अतुल जी भी यही है। मुझे तो याद आता है, अब देखिए ना गर्ग साहब, आपको बीच बीच में टोकने की बड़ी आदत है। यहाँ कोई आपकी मैडम थोड़ी बैठी है जो आप टोक रहे हैं। शांत रहिए, सुनिए पूरा। रही बिल्कुल आपको हंसना पड़ेगा इसी बात पर, क्योंकि आपकी मैडम का नाम लिया तो हंसी तो आती है। एनीवेज, सरकार 10 वर्षों से आपके दिए हुए जख्मों को, किसानों के उन जख्मों को भर रही है जो आप लोगों ने दिए। आज आप एमएसपी की बात करते हैं, आज आप किसानों की जमीनों की बात करते हैं। अरे जो वाड्रा जी ने इतना अपना वो महा कार्यक्रम चलाया था, तब आपको नहीं याद आया किसानों का? तब आपको नहीं याद आया कि किसी गरीब किसान आत्महत्याएं कर रहा है, लूटा जा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं बन रहा? आज अमनदीप जी कह रहे हैं कि सड़कों का वहां से वो नहीं हुआ, बनाई नहीं गई, रेलवे लाइंस नहीं बनाई गई। अरे कांग्रेस ने जो रोड़े डाले हुए थे, चाहे वो किसानों के लिए थे, चाहे वो जमीनों के लिए थे, चाहे वो शिक्षकों के लिए थे, वो रोड़े पूरे करे। उसके बाद अब नई स्कीमें बनी। रही बात अमनदीप जी की, जो ये पूछ रहे हैं स्मार्ट सिटीज की बात, करनाल डेवलप हुआ,
पहले के मुकाबले आप देखिए, इनकी सरकार के मुकाबले डेवलप हुआ। फरीदाबाद सुनिए, आप फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी का एस कहते हैं, आप आइए देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ। और इन 5 सालों के बाद तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अतुल जी आप दिखाइएगा मजे की बात, कितना डेवलप हुआ। अमनदीप जी सुनिए, आप सड़कों की बात करते हैं, आप खुद अपनी गाड़ी उठाएं और किसी फैमिली मेंबर को दें। अतुल जी आप भेजिए इनके पास अपना एक संवाददाता, वो बताएगा कितना डेवलपमेंट हुआ। आप 3 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार ठीक है। अब स्मार्ट सिटी और उसका एस और स्मार्ट पूरा ढूंढने के अतुल लिए हम जी लोग को निकलना पड़ेगा। रेणु जी आपको रोक रहा हूं, समय की पाबंदी है। मलकानिया साहब, मुझे लगता है कि बाकी कोई मुद्दा हो ना हो, लेकिन हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इस बार देश का जो बजट है वो बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसकी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। बिल्कुल सही है। जब जो सरकार सत्ता में होती है उससे लोग हिसाब भी मांगते हैं और पूछते हैं, चाहते हैं कि केंद्र में भी आपकी सरकार थी, हरियाणा में भी आपकी सरकार थी, तो यहाँ बजट के लिए अधिक मिलना चाहिए। परंतु जो मजबूरियां होती है, सारा पूरा देश देखना पड़ता है। केंद्र का बजट था, ये हरियाणा का बजट नहीं था, इसलिए जो कुछ मिला हरियाणा को वो दूसरे प्रदेशों से कितना कम मिला उसके साथ कंपेयर करो। आप सिर्फ आंध्र प्रदेश या बिहार से कंपेयर करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो इसलिए विपक्ष का काम है आलोचना करना, परंतु सत्ता पक्ष का काम है कि जो आपने काम किए, जो आपकी उपलब्धि है उनको बताएं और उन्हीं को लेकर चुनावों में जाएं। और विपक्ष भी चुनावों में जाएगा, सत्ता पक्ष की खामियां गिनाएगा। अब ये डिसाइड जनता ने करना है कि किसने क्या काम किया और किसके पक्ष में मतदान करना है, ये जनता डिसाइड करेगी। रेणु भाटिया, एक बहुत संक्षेप में सवाल, उसके बाद आ रहा हूं। मेरा संक्षेप में वो सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये मुद्दा बन गया तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा? देखिए अतुल जी, मुद्दा विपक्ष का बनाना काम है, लेकिन भाजपा ने जो काम किए हैं वो अभी मलकानिया जी कह रहे थे ना गिनवाना, तो हम लोग गिनवाएंगे। हम अब तक गिनवाते आए, काम किया है, इसीलिए बोल रहे हैं। भाजपा का दूसरा नाम ही काम है। अतुल जी ठीक है, गर्ग साहब कहते हैं काम। गर्ग साहब, अतुल जी बड़ी अच्छी बात कही रेणु जी ने। इन्होंने काम किया। इन्होंने काम क्या किया? किसानों को दुड़ा कर पीटा, सरकारी कर्मचारी को, सरपंचों को, आंगनबाड़ी हमारी महिलाओं को, छात्रों को पीटने काम किया। केंद्र सरकार बजट पर चर्चा कर रहे थे ना। बहरहाल बजट कोई मुद्दा बनाकर रखिए, उसको आप मेंटेन करेंगे, इलेक्शन तक मेंटेन करेंगे ना, तो शायद उस मुद्दे का कोई फायदा मिल जाएगा। क्योंकि आपने कहा है कि बीजेपी ने फोटो निकाला है, तो आप उसका फायदा ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको वॉकओवर दे दिया ना। अब उसमें फिर आप जलाएंगे कि प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया, नहीं किया, तो फिर ये मुद्दा अलग कर दीजिए। फिर इसको कह दीजिए भाई केंद्र का मामला है, हम प्रदेश के मुद्दे पर ही अतुल जी अमनदीप बहुत संक्षेप में, लेकिन भाई अमनदीप भाई बहुत संक्षेप में, बिल्कुल एक लाइन। मैं बजट की बात बताऊंगा। बिल्कुल बजट, एक मिनट बोलिए अमनदीप, बोलिए। बजट में जो मैडम भाटिया, अरे यार एक मिनट रुक जाओ साहब, कोई बजट में प्रावधान नहीं रखा। अमनदीप भाई मेरे पास समय नहीं, आप अपनी बात रख सकते हैं जल्दी से। अरे यार ये इसको बोले, गर्ग साहब की ट्रेन जब निकलती है तो रुकती नहीं है, बुलेट ट्रेन हो जाते हैं। रेणु भाटिया जी ने बोला है बजट के लिए मैं बता दूं कि आप गाड़ी लेके निकल गया करनाल में, तो मनोहर लाल खट्टर जी खुद करनाल छोड़कर चले गए, जिसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे और बनाना पड़ रहा था। तो इतना विकास हुआ। और फरीदाबाद की रिपोर्ट तो इंडिया न्यूज हरियाणा की जिम्मेदारी के बाद केंद्र जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसा नहीं है कि छोड़कर चले गए, उनके पास बड़े मंत्रालय हैं केंद्र के, उसमें हरियाणा भी आता है, हरियाणा के लिए वो सारे काम करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका, गर्ग साहब आपका, अमनदीप आपका और मलकानिया साहब आपका। तो मौजूदा दौर में जो देश का बजट है वो पेश होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में है, खासतौर से हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा के तमाम वो विपक्षी नेता, वो सांसद जो कि विपक्ष के हैं, उनका यह कहना है कि हरियाणा की जानबूझकर अनदेखी की गई है, इसलिए चुनावी समर में मुद्दा गर्माता दिखाई देगा। राम राम।